जय 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 फेमिनिन, जैसे ये जो फिल्म थी धरती के लाल, ये बंगाल का जो अकाल था जिसमें लाखों दसियों लाख लोग मारे गए थे, बंगाल का अकाल, उस पर फिल्म है एक्चुअली वो, है ना। तो उसको इन सब मुद्दों को लेकर के, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज को लेकर, समसामयिक मुद्दों को लेकर के नाटक करना, परफॉर्मिंग आर्ट करना, या कविताएं करना, या तमाम तरह की स्पीचेस करना, ये जन आंदोलन के लिए बहुत जरूरी होता है। और किस तरीके से सांस्कृतिक आंदोलन के लिए, हाँ आई थिंक क्रांति तो पूरा मूवमेंट ही लाता है, पूरा आंदोलन लाता है डेफिनेटली। द पॉइंट इज उसकी तैयारी कहाँ से होती है। मैं कहानी लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, मैं नाटक लिखता हूँ, मैं नाटक करता हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ, ये तैयारी कहाँ से हो रही है उसके लिए, जो चेतना कहाँ से पैदा हो रही है उसके लिए, उस चेतना को बढ़ाने में ये मदद करता है। लेकिन वो जो है क्रांति होना और किस तरीके से होनी है, क्या प्लानिंग है, वो राजनीतिक टर्म है। और डेफिनेटली उसकी वो पूरी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ किस तरीके से उसके आगे चलना है, वो तय करती है उसको। देखिए एक और जो चीज थी बेसिकली इप्टा के अंदर जो साफ तौर पर निकल के आई थी, और वो थी जन पक्षधरता। मतलब कला कला के लिए से निकाल के लेके आए कला जनता के लिए। बहुत जरूरी था इस चीज को लाना कि जनता की बात करें, जनता की भाषा में बात करें, जनता के लिए करें। मैंने जनता का कोई इशू उठाया और मैंने उस पर कुछ लिख दिया, और जो जनता के सरोकारों को उठाता ही नहीं है। आपने अपने एक इमेजिनेशंस लिया और आपने बंद दरवाजे में, बंद कमरे में लिख लिया आपने। तो आई थिंक कला कला के लिए, आप लिखने के लिए लिख रहे हैं आप, न कि उस जनता के इश्यूज को उठा करके जनता के बारे में लिख रहे हैं। उसको लेके दोनों में यहाँ पे फर्क एक्चुअली साफ तौर पर निकल के आया है। तो इप्टा के अंदर उन इश्यूज को उठाया जिन इश्यूज की जनता पीड़ित हो रही है, अन्याय, शोषण, साम्राज्यवाद, ये जो है सामंतशाही, इन सब चीजों के साथ ठेकेदारी प्रथा, किस तरीके से जो है जो 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 हमारे साम्राज्यवादी जो मुद्दे हैं, उन सब चीजों के खिलाफ इसमें निकल के आना। और बेसिकली सांस्कृतिक एकता और प्रगतिशील विचार जो है बेसिकली इसमें खास तौर से सामाजिक समानता और साम्राज्यवाद का विरोध, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी था, वो था सांप्रदायिकता का विरोध। सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता 1943 में आ चुके थे। आई मीन कि उसका डेफिनेटली आज की सांप्रदायिकता से बहुत फर्क थी, लेकिन वही सांप्रदायिकता का एक आधार हमारा एक पार्टीशन भी बना डेफिनेटली। लेकिन वो जो है जिस तरीके की समाज के अंदर सांप्रदायिकता थी, वो अच्छे से फैल चुकी थी और गाढ़ी हो चुकी थी, जिसमें प्रेमचंद कहते भी हैं कि सांप्रदायिकता संस्कृति का खोल ओढ़ कर आती है, संस्कृति का खोल ओढ़ कर आती है सांप्रदायिकता। तो इन सब चीजों को लेकर के इनका विरोध करना, है ना। तो मुझे लगता है कि इस चीज को लेके हमें करना चाहिए। साम्राज्यवाद बेसिकली प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा के अंदर बहुत तरह की कॉमनलिटीज थी डेफिनेटली, साझा चीज थी, जिसमें साम्राज्यवाद का विरोध, सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, जन पक्षधरता जैसे मूल्य जो है बेसिकली उसमें भी थे, जिसको साहित्य और रंगमंच, वो साहित्य तक सीमित था, और ये रंगमंच और तमाम तरह की और परफॉर्मिंग आर्ट जो है उन तक आगे निकल के ये आता है। इसमें बेसिकली रचनात्मक सहयोग भी था कि किस तरीके से हम तमाम तरह की देखें तो सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, कैफी आजमी, ए के हंगल, बल्ला सानी, कितने कितने लोग नहीं थे, मतलब ख्वाजा अहमद अब्बास, दूसरा एक और जो थे, क्या नाम था उनका, इमानतुल्लाह, ये उन्होंने डायरेक्ट किया था इसको नीचा नगर को। तो आई थिंक नहीं लिखा था, उनकी कहानी को लिखा था। तो इस तरह से तमाम लोग थे जो कि बाद में परफॉर्मिंग आर्ट की तमाम तरह की चीजों में लेकर के वो गए। और ये
डेफिनेटली जन संस्कृति की पर जोर देना, जनता के मुद्दों पर जोर देना और उन सब चीज़ों पे बात करना जो कि बेसिकली जनता के मूलभूत ज़रूरतों को उठाता हो, उनको लेकर के, और जनता को एक बेहतर ज़िंदगी देता हो, उन समाज को एक बेहतरीन सोच के साथ बेहतरीन एक समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरित करता हो। उन सब चीज़ों पर ये बात की गई एक्चुअली। इसमें बेसिकली अब मुझे लगता है कि शील जी का एक गीत था, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया इंसान बनाएंगे। हाँ, तो आई थिंक इस चीज को लेके इसी चीज को लेके ये जो संस्कृति की जो हम बात करते हैं, कैसे संस्कृति प्रभावित होती है। शील जी एक स्कूल में, जब शील जी कानपुर में थे, तो स्कूल में जो उनके एक साथी थे जो दोस्त थे, एक तरह से वो उन्हें दोस्त कहते थे, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं थे उस तरीके से, लेकिन वो मतलब उनकी इज्जत करते थे बहुत, स्कूल चलाते थे। उन्होंने कहा शील जी आप बैठे बैठे क्या करते हो, ऐसा करा करो आप ना, थोड़ा सा हमारे बच्चों को थोड़ी सीख देते हैं, थोड़े पढ़ा दिया करो इनको, थोड़ी अच्छी शिक्षा दोगे तो अच्छे मूल्य आएंगे इनके लिए। शील जी ने कहा ठीक है आ जाएगा। शील जी गए, शील जी पहले ही दिन गए तो वो तो वही हतप्रभ रह गए। घुसते ही एक्चुअली वहां, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, जब ये प्रेयर वहां सुन रहे हैं शील जी ने कहा यहां नहीं हो सकता कुछ, तो अंदर आए, उससे बात की, जो दोस्त थे, जो उस स्कूल के मैनेजर थे, उनसे कहा कि हम बच्चों को क्या भीरू बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बोले कैसे, उसको समझ नहीं है। उसने कहा कि इस तरीके से, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो कोई ज्ञान ऊपर से देगा मुझे, मैं ज्ञान लूंगा, मैं ज्ञान दूंगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, उससे ज्ञान निकल के आएगा, वो नहीं, कोई ऊपर से आएगा जो कि ज्ञान देगा। हाँ, तो आई थिंक इसको लेके बोले कि मैं शायद अपने को असहज महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या करें फिर, कि कोई ऐसी चीज, ऐसी कोई प्रार्थना लाओ, अगर आपको प्रार्थना के नाम पर कुछ करना है, मान लीजिए, हालांकि मैं प्रार्थना के उसमें बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, आप क्यों कर रहे हैं इस चीज को, आप कुछ कहें उस टाइम पर उन बच्चों को, कुछ इस तरह की चीजें, कुछ ऐसी कविताएं रिसाइट कराइए जो कि प्रेरक हों, मोटिवेट करें, आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ये तो आत्मविश्वास को घटाते हैं। हे प्रभु अगर आपने नहीं किया तो हम डूब जाएंगे, ये तो कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा है। ये शील जी ने एक्चुअली लिखा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए शील जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को भी समझिए। मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में से आते हैं, और जो बाकी स्कूल से वो क्या करते हैं, वो यही चीज करते हैं। तो इसको तो बड़ा मुश्किल होगा। तो शील जी अगले दिन से गए नहीं, बोले नहीं तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा ऐसी जगह। तो आई थिंक उनके अपने जो भी थे, तो कहने का मतलब ये रहा कि किस तरीके से हम सांस्कृतिक संस्कृति का जो प्रभाव है, वही चीज कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं और सांस्कृतिक आंदोलन की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल है उस चीज को लेकर के हम संस्कृति जो कि पुराने मूल्य चले आ रहे थे, उनको लेकर के हम समझ रहे हैं कि उसमें कुछ तरमीम नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो और उन्हीं चीजों को हम लकीर पीटते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसको तो हमें चेंज करना होगा। वो संस्कृति नहीं कहलाती, वो एक पोखर बन जाती है, वो नदी नहीं बनाती, फ्लोइंग वाटर नहीं है, नदी को बहना होगा। नदी की जब बहना, दिल्ली में जो नदी है ना, वो बेसिकली बिल्कुल गटर बन चुकी एक तरह से, उसके ऊपर से गुजरना बदबू मारती है, एक्चुअली ऐसे गंदा नाला होता है ना, बदबू होती है जबरदस्त। तो आई थिंक वो संस्कृति जो है ये काम नहीं करती। संस्कृति के अंदर फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी,
वो होना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें जो कि आज प्रासंगिक नहीं है उनको छोड़िए, आगे चलिए ना, उसको लेकर के करते हैं। आई थिंक इसको था। और दूसरा एक था कि लोक भाषा का प्रयोग, उस भाषा का प्रयोग करना। मैंने एक ऐसी नाटिका बनाई, या मैंने कोई ऐसी कविता कही जो कि उसको समझना मुश्किल है। उसकी दुरूह शब्द है उसके अंदर, है ना। हाँ, तो उसको समझ नहीं पा रहे, तो आई थिंक उसको कितने लोग ले पाएंगे। अब यहीं पे मान लीजिए, मैं हालांकि जतन नाट्य केंद्र ने, मेरे ख्याल है, अंधेरे में को कई बार आप लोगों ने खेला है ना। और जब जब खेला, जब जब मैंने आपकी प्रस्तुति देखी है, तब तब मैंने देखा कि आपने बेसिकली वो कितने शब्दों को, शब्द कितने दुरूह है उसके अंदर, उसके अर्थ कितना गूढ़ है। बहुत अच्छी कविता है, बहुत बढ़िया कविता है, मुक्तबोध की वन ऑफ द बेस्ट कविता है वो, है ना। लेकिन शब्द इतने दुरूह हैं, उसको जाने तक के, मुक्तबोध को पढ़ने के लिए हमें एक टीचर टीचर की जरूरत होती है ना। होता है एक्चुअली, मुझे तो होता है ना। तो मुझे लगता है कि, लेकिन मुक्तबोध का जो विचार है, मुक्तबोध अपने आप में इतने बड़े कवि हैं, जबरदस्त थॉट है उनकी, जबरदस्त कविता की इमेजरी जबरदस्त है उनकी। अगर उसे जनता के अंदर आना है, तो मुझे लगता है उस भाषा में अगर मैं बात कर रहा हूं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके, उस भाषा को, उस मुहावरे को पकड़ के मैं बात कर रहा हूं, जो जो जनता का मुहावरा है, लोक का मुहावरा है, उसको मैं पकड़ता हूं, तो वो ज्यादा संप्रेषित हो पाता है। ये मेरी मेरी समझ है। और अदरवाइज मुक्तबोध को मैं बहुत बड़ा कवि मानता हूँ, रियली रियली। हाँ, लेकिन कविता को वहां तक पहुंचने के लिए ये एक शर्त है हमारी। जैसे देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया इंसान बनाएंगे। तो कई स्कूलों ने इसको प्रार्थना के तौर पर लगाया, कई कई स्कूलों ने प्रार्थना की। मैंने अपने स्कूल में, जब यहाँ पे दिल्ली में था, अब तो मैं रिटायर हो गया, तो मैंने एक स्कूल में, जब मैं ट्रांसफर होके गया, तो मैंने कहा यार इसे छोड़ते हैं, हम प्रार्थना में ना ये वाली लगाते हैं। तो लगाया, तकरीबन 2 हफ्ते चला हमारा, 2 हफ्ते चला। हाँ, फिर वो यू सब आ गए, एजुकेशन अफसर, जिन्हें आप डीडी कहते हैं। तो उसी टाइम पे आ गए, बच्चे बड़े मनोयोग से गा रहे हैं, बड़े मनोयोग से। अरे ये क्या है, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया इंसान बनाएंगे। ये यार, इसमें 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 भगवान कहाँ है, इसमें प्रार्थना क्या है, ये तो गीत है। तो उन्होंने, प्रिंसिपल ने मुझे कर दिया आगे, क्योंकि मैं बोले कि, मैं कहा यस गीत है ये अच्छा गीत है। हाँ नहीं, गीत तो ठीक ठाक है, लेकिन प्रार्थना कहाँ है। उसके बाद वो बंद कर दिया गया। मैं उसी उसी सरकारी तंत्र का हिस्सा रहा हूँ, और सालों साल तक मैंने उसको झेला भी है ना। आई मीन, तो हमें वो लोक भाषा को, लोक की जो अभिव्यक्ति है, उसको भी कहीं ना कहीं पकड़ा, और इप्टा ने उसको अच्छे से पकड़ा। इप्टा इसलिए भी प्रचारित हुआ, इप्टा इसलिए भी उन लोगों के अंदर जागृति पैदा कर पाया काफी हद तक, कि किस तरीके से हम इस साम्राज्यवाद का विरोध कैसे कर पाए। ये जो अंग्रेज हैं, कैसे कैसे हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, और किस तरीके से चीजों को बदतर कर रहे हैं, है ना, उन सब चीजों को लेके लोक रूपों का भी इस्तेमाल करना, ये भी बहुत कुछ किया गया। मसलन नौटंकी है, या तमाशा है, या तवाई है, या जात्रा है, ये सब चीजें ये इस्तेमाल करते थे एक्चुअली, उनको लेकर के, उनको उनको लोगों के बीच में जा करके उस तरह की परफॉर्मेंस करना। वहां पे क्या प्रचलित, आंचलिक तौर पर क्या प्रचलित है, जो जो नाट्य रूप है, उनको लेकर के उसमें उनकी नाटक जो प्रस्तुतियां हैं, उनके बीच में जाके करना, और मजेदार तरीके से करना, और उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करना कि नहीं नहीं नहीं, नुक्कड़ नाटक में नहीं चलेगा। आई थिंक उस टाइम पे नुक्कड़ नाटक शब्द नहीं था, लेकिन इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, नहीं, आप ओपन रखना चीजों को। तो वो चीजें आई थिंक उसमें थी। और सीधा संवाद की शैली, सीधे सीधे बात करें, प्रेमचंद सीधे सीधे बात करता है एक्चुअली, जो मुझे इसलिए वो अटैक लगा कि वो मुझे अटैच हुआ मेरे साथ, कि किस तरीके से प्रेमचंद वहां पे वो नाटक कर रहे हैं एक तरह से, देखिएगा उस गोदान के अंदर, है ना।
और कह के 5 में ये एक और एक जो है 1 रुपया आपके क्रियाक्रम के लिए ऐसे इस्तेमाल। तो आई थिंक इसको कितना सीधा कर सकते हैं आप, तो ये चीजें बहुत जरूरी है इसको लेकर के। और ये 1943 से पहले प्रेमचंद लिख रहे हैं। 36 से पहले, 36 में तो उनकी डेथ हो जाती है ना, उससे पहले। और मोस्ट इंपोर्टेंटली समसामयिक मुद्दों की प्रस्तुति। समसामयिक मुद्दे क्या, बंगाल का काल या तमाम तरह के जो मुद्दे वहां चल रहे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के प्रस्तुति करना, जो जो आर्थिक असमानता है या सांप्रदायिकता है या तमाम तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों को उठाना और लोकल स्तर पर मुद्दों को उठाना, उनको उठा करके नाटक करना बहुत जरूरी है। ये 1943 के बाद का बहुत दिनों तक चला काफी इप्टा का दौर। मैं थोड़ा सा अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि 1970 कह रहा हूँ, 70 तक आते आते इप्टा चल रहा था, लगातार चल रहा था। इप्टा का दौर थोड़ा दिल्ली का, खासतौर से दिल्ली में जो इप्टा था उसका काम काफी ढीला पड़ गया, काफी ढीला था। तो उसमें एसएफआई जो था बेसिकली, उस एसएफआई के कुछ साथियों ने मिल करके जननाट्य मंच, जिसमें सफदर हाशमी एक थे, उनमें से एक थे, तो कि बेसिकली उन्होंने जननाट्य मंच नाम का एक ग्रुप संगठित किया 1973 में, 1973 में। उस टाइम पर नाटक खेलते थे, मंच नाटक, बड़े नाटक खेलते थे उस टाइम पर, जिसमें भारत भाग्य विधाता पहला मंच नाटक था, या बकरी सर्विस विद्या सक्सेना का भारत भाग्य विधाता, और सर्विस विद्या सक्सेना का ये, और कौन सा खेला था, बकरी, है ना। इस तरह से नाटक हमने खेले। और उसी बीच में 73 के बाद, खेलने के बाद 75 में इमरजेंसी आ गई, और इमरजेंसी आने के साथ ही बेसिकली हमें काम को बंद करना पड़ा, क्योंकि जो आयोजक कौन थे हमारे, सीआईटी के साथी थे या तमाम तरह के जो आयोजक थे, वो या तो जेल में जा चुके थे या भूमि, मतलब बेसिकली मतलब किसी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो शो करा पाए। क्योंकि नाटक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वहां पे नाटक को स्टॉल, मतलब बेसिकली मंच बनाना, नाटक करना, उसमें कुछ खर्चा आना, उसको वो तो होता था, लेकिन उसको भी सीमित करते हुए वो जितना करते थे वो करवा पाते थे, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया। 75 से 77 तक तकरीबन हमारा काम बंद रहा। 78 में पहला नाटक आता है, मशीन, और वो जनवादी लेखक संघ के एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे। तो उस जनवादी लेखक संघ तब तक बना नहीं था। जनवादी लेखक संघ 82 में आके बनता है, लेकिन राइटर्स की, तमाम राइटर्स की जो है दिल्ली में मीटिंग थी। उस मीटिंग में उन्होंने एक नाटक हमने डरते डरते किया। आई थिंक जननाट्य मंच के, मैं नहीं था उस टाइम पे, जाहिर है, लेकिन सफदर और माला वगैरह बताती है कि डरते डरते किया कि किस तरीके से ये नाटक एक्ट कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, अपने आप को काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन नाटक जैसे ही खत्म हुआ, 13 मिनट का नाटक, और 13 मिनट के नाटक ने जो प्रभाव किया, जो मतलब लोगों के अंदर असर किया, वो लगा कि यार नुक्कड़ नाटक क्या होता है एक्चुअली। और तब से लेके आज तक मशीन नाटक के अंदर एक शब्द नहीं बदला। जननाट्य, वो जो नाटक है वो राकेश शर्मा और सफदर दोनों ने मिलकर लिखा था। और आई थिंक 78 का वो जो पहला नाटक था, जो कि जननाट्य मंच का नाटक था। उसके बाद औरत आया, गांव से शहर तक आया, तमाम तरह का, और लोकल मुद्दों पे डीटीसी की धांधली, तमाम तरह के से नाटक आते चले गए तमाम आया। 1989 में, हाँ, हम जानते हैं कि हाँ, जननाट्य मंच पर, जब एक नाटक हल्ला बोल खेल रहा था, हाँ, दिल्ली के बराबर में साहिबाबाद एक बस्ती है जो कि गाजियाबाद शहर में, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वहां पर झंडापुर एक जगह है, वहां पर नाटक चल रहा था। उसमें उस टाइम पर कांग्रेस आई के जो समर्थित जो लोग थे, गुंडे थे, उन्होंने अटैक किया, मुकेश शर्मा और उनके साथियों ने अटैक किया, जिसमें कि
सफदर हाशमी और कॉमरेड राम बहादुर, जो मजदूर थे, जो नाटक देख रहे थे, उन दो की मौत होती है। तो सफदर की मौत अगले दिन हुई। राम बहादुर को तो गोली से मारा था। सफदर की मौत अगले दिन हॉस्पिटल में हुई। और उसके बाद 2 तारीख को ये हुआ, 3 तारीख को बेसिकली क्रेमेशन हुआ सफदर का। 4 तारीख को जाके वही नाटक जो अधूरा रह गया था वहां पर सभी पूजन नाट्य मंच ने, उन कलाकारों ने जाकर के नाटक को पूरा किया, जिसमें मलयश्री भी थी, जो मेन लीड रोल में थी वहां पे, तो उसको पूरा किया। आई थिंक ये वो जनता की ताकत थी, जनता की ताकत थी, जिससे जननाट्य मंच आगे काम करता रहा, आज तक करता रहा है। जनता के बीच में जाकर के उन मुद्दों पर नाटक करना, जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, हमें लगता है इन पर बात होनी चाहिए। हमें लगता है कि वो जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को अगर हम लोगों के बीच उठाएंगे तो वो जनता की बात को हम कर पाएंगे, जनता से संवाद कायम कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक परंपरा बेसिकली रही है। और सांस्कृतिक प्रतिरोध के जो स्वर हैं, वो स्वर निश्चित तौर पर जो 89 में थे स्वर, जो 92 के बाद थे, जो 2002 के बाद थे, 2014 से लेके 2026 तक के जो दौर के हैं, डेफिनेटली इसमें काफ़ी स्वरों में बदलाव आया है, लेकिन स्वर बराबर है, प्रतिरोध के स्वर बराबर है और लगातार है। इन्हीं को लेकर के किस तरीके से हम जो सांस्कृतिक आंदोलन है, किस तरीके से इसको मजबूत किया जाए, ताकि हम अपनी जो परफॉर्मिंग आर्ट है, जो हम बेसिकली लोगों के बीच में जाकर के नाटक करना, प्रस्तुतियां करना, गीत गाना, तमाम तरह के लोगों से संवाद करना, तमाम तरह से उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हल्ला बोल की जो परंपरा है, खासतौर से हल्ला बोल जो नाटक था, जिसमें जिसको करते समय नाट्य मंच का साथी हमने खोया, उस हल्ला बोल की परंपरा बेसिकली मेरे ख्याल है अभी भी मजबूत है। उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि सामने वाला जो 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 सरकार में शामिल लोग हैं, जो जो साथी हैं हमारे, जो कि बेसिकली जो हमारे साथी बेसिकली नहीं है यकीन तौर पर, लेकिन वो जो दुश्मन है हमारा, किस तरीके से हमारे ऊपर निगाह गड़ाए हुए हैं, आज उस सॉलिडरिटी को मजबूत बनाते हुए हमें लगता है कि उसको हल्ला बोल की परंपरा को और मजबूत करना है। निश्चित तौर पर दायरे थोड़े संकुचित हुए हैं, इस पर हम अभी बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे लिए प्लेटफॉर्म्स, नाटक करने के प्लेटफॉर्म्स भी कम हुए हैं, आयोजक भी कम हुए हैं, क्योंकि वो आवाज, असहमति की जो आवाज है, उसको उठाना आज बहुत मुश्किल हो गया है। आज ऐसे ऐसे लोगों को अंदर किया जाता है जेल में, किस तरह हम सब लोग जानते हैं, उस पर मैं नहीं आता बेसिकली, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि न्याय जो है बेसिकली, न्याय क्या है? न्याय क्या प्रकृति सम्मत है? न्याय प्रकृति सम्मत नहीं है। प्रकृति में न्याय की कोई अवधारणा ही नहीं है, न्याय है ही नहीं। वहां तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, जिसको डार्विन को जिन्होंने कोर्स से हटा दिया है ना। डार्विन कहते हैं अच्छा कैसे वो बंदर से कैसे इंसान बन गया, हमने तो आज तक नहीं देखा है, ये बकवास है, हटा। आई थिंक ये फिर न्याय का आया कहां से? अगर न्याय की व्यवस्था नहीं है कुदरत में, तो फिर आया कहां से? अगर व्यवस्था है तो शेर जो है हिरण को क्यों खा जाता है, और शेर जो है खरगोश को क्यों खा जाता है? जिसने कभी किसी को नहीं मारा, खरगोश ने, हिरण ने किसी को नहीं मारा, वो किस कोर्ट में जाए, कहां पे गुहार लगाए अपनी? दरअसल न्याय व्यवस्था इंसानी व्यवस्था है, हम इंसानों ने बनाई है व्यवस्था। समाज को
सुचारू और संतुलित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इंसानी तहजीब से लबरेज करने के लिए। तो इस चीज को लेकर के बेसिकली जब यही व्यवस्था असंयमित हो जाती है, गलत दिशा में जाने लगती है, पक्षपाती हो जाती है, तो फिर हो जाता है शुरू जंगल राज। जिस जंगल राज की बात हम करते हैं कि वहां पर जो जंगल राज में शेर खा जाएगा उसको, ये फिर यहां भी होगा कि जो उसके उनके पास ताकत होगी, ताकत के हिसाब पर। तो ये न्याय की जो व्यवस्था है इसको भी समझना हमें जरूरी है। और इन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो कि बेसिकली इस तरह की उसमें बिलीव करते हैं कि उनके खिलाफ बेसिकली हमें आंदोलन को, आई थिंक सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत करने की आज मेरे ख्याल है जरूरी है। इस पर भी थोड़ा सा मैं 2 मिनट बात करूंगा कि चुनौतियां जो है आज हमारे पास जन संगठनों के साथ खासतौर से और जन नाट्य आंदोलनों के साथ किस तरह की चुनौतियां आज हमारे साथ आ रही हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना मीन्स जन नाट्य मंच का एक्सपीरियंस जो हम महसूस करते हैं वो है। एक तो ये है कि सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक करना, प्रस्तुतियां करना कम हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम CITU के तमाम तरह के CITU और साथी जब बुलाते हैं हम जाते हैं, लगातार जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाते नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें ये महसूस करते हैं कि श्रिंक हो गई ये चीजें, श्रिंक हुई हैं। और वो श्रिंक होकर के बेसिकली उन चीजों को, उससे पूरे आंदोलन को थोड़ा प्रभावित तो किया है। लेकिन उस चीज को लेके उससे ताकत लेनी है, हमें ताकत लेनी है रादर देन कि हम निराश होना है। नहीं, ताकत लेनी है कि कैसे हुआ और क्यों होना चाहिए, आज हमारे लिए क्या जरूरत है इन चीजों को लेके। हाँ, राजनीतिक दबाव है और असहिष्णुता, जो किस तरीके से असहिष्णुता बढ़ी है हमारे समाज में, हमारे पूरे पूरे राजनीतिक परिदृश्य में जो हम असहिष्णुता देखते हैं। किस तरीके से लोग पल्ला बदल करके कहाँ कहाँ जाते हैं। जो कल डरते थे अपने 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 वजूद के लिए, बहुत सारी फिल्मी हस्तियां, बहुत सारी लिटरेरी हस्तियां, बहुत सारी परफॉर्मिंग आर्ट की हस्तियां भी जो डरती थी कल वजूद से, आज वो पल्ला बदल करके जा चुकी हैं उधर, बहुत सारी। तो क्यों? लेकिन बहुत सारी जो गई हैं वो हमें पता था वो अवसरवादी थी। किस तरीके से अवसरवाद की तलाश में वो लोग गए हैं और किस तरीके से वो हमारे पूरे आंदोलन को भी उन्होंने नुकसान तो पहुंचाया निश्चित तौर पर। लेकिन मुझे लगता है कि एक तौर पर ये उनका चला जाना आई थिंक मोमेंटम को थोड़ा कम करता, उनका रहना उनके मोमेंटम को मजबूत कमजोर करता था। बेटर है वो लोग चले गए, तो आई थिंक उसको बाकी लोग हम लोग सॉलिडेरिटी के साथ हम बढ़े उनकी, तो हमें चीजों को लेकर के, तो ये जो असहिष्णुता है, ये राजनीतिक दबाव है, इस पर भी, इसके साथ भी हमें खड़े होकर मुकाबला करना है शायद इस चीज को लेके। कल लेनिन का एक दस्तावेज पढ़ रहे थे हम लोग। तो आई थिंक उसमें जो क्या करें का जो है बेसिकली उसके अंदर किस तरीके से स्वतः स्फूर्ति और चेतना, उसमें एक चैप्टर है क्या करें में, चैप्टर नंबर 3 है, तीसरे चैप्टर में आता है स्वतः स्फूर्ति और चेतना। तो चेतना से किस तरीके से स्वतः स्फूर्ति होती है, तो लेनिन कहते हैं कि स्वतः स्फूर्ति जो है बेसिकली कोई भी क्रांति स्वतः स्फूर्ति नहीं होती है ना, उसमें आप चेतना लाते हैं। और किस तरीके की कई बार वो बाहरी तौर पर आती है, जब हम एक पढ़ने के लिए चीजों को, लोगों को दिशा देने के लिए बहुत जरूरी होता है चीजों को पढ़ना, उनको गाइड करना, तो इसके साथ जाना। तो मेरे ख्याल है ऐसे लोग जो इस तरीके की पल्ला बदले हैं वो बहुत नहीं है। अगर आप देखें बहुत नहीं है, गिनती के हैं। और जो गए हैं वो गए हैं, लेकिन जो रुके हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हम लोग हैं, मेरे ख्याल है वो बहुत है। आज वो जाहिर बात है उस चीज को लेकर के जो सामाजिक दबाव है। दूसरा एक और भी है, बेसिकली दर्शकों का, हम लोग जो नाटक करते हैं उसका एक स्वभाव भी बदला है।
दर्शकों का बदलता स्वभाव। अब बदलता स्वभाव मतलब इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नाटक देखते नहीं, लोग देखते हैं। उनकी मसरूफियत, मसरूफियत, वो बिजी जो हो जाते हैं बेसिकली, उनके पास काम है। पहले हमें याद है नाटक, चौक पे नाटक कर रहे हैं, चौक पे नाटक कर रहे हैं, आएंगे आराम से इत्मीनान से देखेंगे, हाथ में थैला लगा हुआ है सब्जी का, भले ही घर पे जाके डांट पड़ जाएगी कि सब्जी क्यों लेट लाए, लेकिन नाटक देख रहा है वो, पूरा नाटक देख के जाएगा। अब क्या होता है कि एक्चुअली बहुत कम लोग रुक पाते हैं, क्योंकि एक तो काम की उनकी नेचर ऐसी हो गई है कि काम के घंटे बढ़ गए, लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा। कितने लोग रहते, और फिर वो अपने घर पे जा रहा है, ये करना है वो तमाम तरह के जो जो ये जो चीजें हैं बेसिकली, ये जो आ, लोगों का जो ध्यान आकर्षण कराना, इसको इसमें थोड़ा सा चुनौती तो हमारे लिए आई है, हम सबके लिए डेफिनेटली इसको हम महसूस करते हैं। दूसरा ये भी है कि आर्थिक संसाधनों की भी कमी हुई है। आर्थिक संसाधन से मतलब ये भी है कि हम पहले जननाट्य में जैसे नाटक करता रहा है, उसमें हम यही करते हैं कि नाटक करने के बाद हम साथियों के बीच में आते हैं, कहते हैं भाई आपको नाटक अच्छा लगा है तो हमें डोनेशन दीजिए, ताकि हम इस तरह के खर्चों को हम थोड़ा बर्दाश्त कर पाए, मतलब उसको सामना कर पाए। तो बेसिकली उसमें कमी आई है। और कमी इसलिए नहीं कि लोगों की मंशा नहीं देने की, कमी इसलिए क्योंकि बेसिकली लोगों के पास है नहीं। उस बच्चे का क्या कहिएगा। मुझे याद है कलकत्ते के बराबर में कोई शहर था, वहां पे हम नाटक कर रहे थे। नाटक कर रहे थे, गर्मी का टाइम था, गर्मी का टाइम था। कलकत्ता की गर्मी जबरदस्त होती है एक्चुअली, मुझे वो शो भी तक याद है। और ऊपर से उन्होंने वो तान रखी थी प्लास्टिक की शीट, और चारों तरफ से घेर रखा था, हवा रुकी हुई थी, और लोग बैठे हुए थे तमाम, था पसीने से लथपथ थे सारे। शो हमने खत्म किया, हम भी ऐसे हो रहे थे, मतलब पसीने से लबरेज। तो एक बच्चा आता है, अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलता है, उसमें से 2 रुपए का सिक्का निकालता है, जब हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं 2 रुपए देता है। मतलब वो क्या है एक्चुअली, बच्चा 2 रुपए, नाटक देखा उसने पूरा, और 2 रुपए दिए उसने। ये जो है बेसिकली, ये सिर्फ एक बच्चे को, अब मैं कह रहा हूं कि ये है संस्कृति जो कि आगे प्रवाहित हो रही है, किस तरीके से जाना। तो मुझे लगता है कि इन ये चीजें, इसलिए भी संसाधनों की कमी हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, जो काम है भी इनके पास, उनके पास काम के घंटे बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना, उनको गुजारा नहीं चल पा रहा है, तो वो इसलिए भी नहीं दे पाते हैं, ये भी एक कारण है। और संगठनात्मक भी एक थोड़ी सी है कि मुझे लगता है कि युवा लोग नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, युवा लोग कम आ रहे हैं, संगठन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिकली जो आ रहे हैं वो कई बार रुक नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हमेशा रुक जाना चाहिए, नहीं, लोग तो अपनी अपनी जीविका भी कमाएंगे। हम वो काम जो करते हैं बेसिकली जीविका, तो हम उनको नहीं दे पाते ना उस तरीके से ना, तो बेसिकली अपनी जीविका के लिए भी उन्हें कहीं जाना आना पड़ेगा, है ना। तो उस सूरत में उनका ये जो संकट है कि वो नौकरी भी करें, नौकरी ढूंढें, काम करें, ताकि वो अपने परिवार को भी चला पाएं, अपने मदर फादर को भी वो एश्योर्ड कर पाएं, जो यूथ है कि चिंता ना करो, मैं ठीक दिशा में हूँ, क्योंकि मदर फादर को चिंता होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा ये है कि हमें इस पे भी काम करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई बार आते हैं तो बहुत सारे आते हैं, आने के बाद वो कई बार रुकते भी हैं, कई बार चले भी जाते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन संभावनाएं इसमें बहुत सारी हैं, बस 2 मिनट और ले रहा हूँ मैं। संभावनाएं भी है इसमें कि हम लोग अगर हम डिजिटल और लाइव जो जो सेशंस हैं उनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसने पिछले दिनों काफ़ी चीज़ें बढ़ाई हैं, हमारा कनेक्शन बढ़ाया है, इन द सेंस कि हम अगर लाइव, हमने कई बार लाइव शो भी किए हैं, है ना। जब कोरोना में, हमें कोरोना ने ये सिखाया एक्चुअली कि कैसे हम लाइव शो कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कैसे कर सकते हैं एक्चुअली। तो आई थिंक इसको, इन चीज़ों को भी हमें अपनाना चाहिए, हमें उसमें इसको अपने तरीकों में ऐड ऑन कर लेना चाहिए। और डेफिनेटली विश्वविद्यालयों में पहले से ज़्यादा नाटक होते हैं,
मुझे लगता है पहले से ज़्यादा नाटक होते हैं। हाँ, उसमें उनके साथ किस तरीके से और ज़्यादा संपर्क बनाया जाए, कैसे हम उनके साथ साझेदारी कर पाएँ और किस तरीके से उनको उनकी ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर पाएँ। और बेसिकली नए-नए मुद्दे हमारे सामने होते हैं, नए-नए मुद्दों के साथ हम आते हैं और लेके भी आते हैं, उनको हम टू द पॉइंट उन मुद्दों पर आकर के बात करें, लोगों के साथ बात करें। और एक और जो मुझे लगता है अपने जननाट्य मंच में नाटक करते हुए भी लगता है और वैसे ही मुझे लगता है कि नाटक सिर्फ करना इनफ नहीं है। नाटक के बाद बात करना बहुत ज़रूरी है, लोगों से बात करना। प्रेज़ की बात नहीं है कि मैं उनसे सुनूँगा अच्छा नाटक कैसा लगा आपको? आप कहेंगे कि अच्छा लगा जी, है ना? नहीं, वो नहीं सुनना मुझे। अच्छा लगा, अच्छा मैं सुनूँगा डेफ़िनिटली आप बताइए। एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो। मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए कि क्या अच्छा लगा? आप बताइए कि इसके अंदर और क्या बदलाव होना चाहिए? क्या चीज़ें इसमें और अच्छी हो सकती हैं? आई थिंक वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ताकि हम उनके इस बातचीत के बाद हम उनसे जुड़ पाएँगे और अच्छे से जुड़ने का एक साधन हम कर पाएँगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये अ, हाँ, यही मुझे कहना था और